गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक नया हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो तो मैंने आपको बताया था कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो आज हम बाबर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, प्रारंभिक जीवन और उसकी सफलताएं। ठीक है, जैसे कि आपके सिलेबस में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब है, तो हम इन सभी मुग़ल सम्राटों के बारे में, इनके जीवन के बारे में और इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज बाबर के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। फरगाना ये मध्य एशिया में पड़ता था और बाबर का जो वास्तविक नाम था वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। वैसे हम शॉर्ट में उसको बाबर बोल देते हैं, बाकी जो पूरा नाम है वो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और उसकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। ठीक है, तो देखिए उमर शेख मिर्ज़ा जो था वो तैमूर का वंशज था। तैमूर एक आक्रमणकारी था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक नामक दिल्ली के सुल्तान के समय में भारत पर आक्रमण किया था। आपने शायद नाम सुना हो, तैमूर लंगड़ा था वो। ठीक है, तो मध्य एशिया का एक महान योद्धा था तैमूर, और बाबर जो है वो तैमूर का वंशज था एक तरह से। ठीक है, उसकी माता का नाम मैंने आपको बताया कुतलुग निगार खानम था। उसकी माता भी एक मध्य एशिया के महान योद्धा की वंशज थी और उसका नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान का नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, बेशक तैमूर का नाम ना सुना हो। चंगेज़ खान एक बहुत ही खूंखार, बहुत ही बर्बर आक्रमणकारी हुआ करता था। मध्य एशिया को रौंद डाला था उसने। तो एक इतिहासकार कहते हैं कि बाबर की रगों में मध्य एशिया के दो महान योद्धाओं का रक्त प्रवाहित कर रहा था या संचारित कर रहा था। The blood of two great scourges of Asia flowed through his veins. तो आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि बाबर का जो आप ये कह सकते हैं डिसेंट जो है किस फैमिली से था, किस परिवार से उसका संबंध था। तो देखिए फरगना का शासक था उमर शेख मिर्ज़ा यानी बाबर का पिता। तो नेचुरली जो उसका पुत्र था उसको बहुत ठाट बाट से जो उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, राजकीय ठाट बाट थे पूरे। और बाबर के प्रारंभिक जीवन पर उसके पिता और उसकी माता का काफ़ी प्रभाव था। बाबर की शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया। जल्दी ही बाबर ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़। तुर्की, फ़ारसी, अरबी इन भाषाओं का वो ज्ञाता बन गया। और शेख मजीद उसका शिक्षक था। बाबर का अतालिक या शिक्षक शेख मजीद था। बाबर के जीवन पर उसकी नानी का भी काफ़ी प्रभाव रहा। उसकी नानी का नाम था एहसान दौलत बेगम। तो उसकी नानी ने उसके अंदर साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चयी होने की जो गुण थे वो कूट कूट कर भर दिए। ठीक है, और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि बाबर से बड़ी उसकी बहन थी जिसका नाम था खानज़दा बेगम। अभी एक मूवी रिलीज़ हुई है, शायद आपने सुना हो, उसका नाम एम्पायर के नाम से, एम्पायर यानी साम्राज्य। उसमें मैंने तो अभी देखी नहीं, मैं जब देखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। उसमें बता रखा है किस तरह से खानज़दा बेगम का एक बहुत बड़ा प्रभाव था बाबर पर। शुरू से लेकर अंत तक वो बाबर का साथ देती रही।
बाबर को सलाह देती रही और अनेक प्रकार के प्रभाव बाबर के जीवन पर उसने डाले। तो देखिए, उसकी जो तालीम हुई थी, उसकी जो शिक्षा हुई थी, वो बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई थी। हर प्रकार से जो उस समय अब शासक का पुत्र था, उसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको हर प्रकार से शिक्षित दीक्षित किया गया था। उसको मिलिट्री ट्रेनिंग तो दी गई थी, साथ साथ उसको तुर्की, अरबी, फ़ारसी इन भाषाओं का भी ज्ञान था। और अगर हम उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की बात करें तो बाबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। कहते हैं कि बाबर इतना शक्तिशाली था कि दो व्यक्तियों को अपनी बगल में दबाकर वो किले की दीवार पर जो है दौड़ जाया करता था। ही वॉज सो स्टाउट, ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग इन फिजिक। तो आप ये देखिए कि बाबर का जो डिसेंट हुआ था, किस फैमिली से था और उसके जीवन पर किन किन का प्रभाव पड़ा। उसकी बहन खानज़ादा बेगम का काफ़ी प्रभाव था। उसके शिक्षक का नाम शेख मजीद था और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, उसकी माता का नाम कुदलुम निगार खानम, उसकी नानी का नाम एहसान दौलत बेगम। ये आपको याद कर लो तो बहुत अच्छा है, वैसे सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, जब बाबर 11 वर्ष का हुआ, यानी बात है 1494 की, तो उमर शेख मिर्ज़ा की अचानक मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु हो गई। वो महल की छत पे कबूतर उड़ा रहा था और उस समय अचानक से उसका पैर फिसल गया। उस फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई, वो नीचे गिर गया। तो जो अमीर थे उस समय, अमीर मतलब जो सरदार थे, सरदारों ने बाबर को फरगना का शासक घोषित कर दिया। अब देखिए, मुसलमानों में जो एक रीत बन गई थी कि राजगद्दी रिश्तेदारी नहीं देखती। बाबर के रिश्तेदारों को, जैसे कि उसके मामा महमूद मिर्ज़ा और उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा, उनको ये लगा कि ये तो लड़का छोटा है, अभी 11 साल का है, तो क्यों ना सत्ता हथिया ली जाए फरगाना की। लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों, अपने सरदारों, स्वामी भक्तों की सहायता से वो महमूद मिर्ज़ा और अहमद मिर्ज़ा को पराजित करने में सफल हो गया। यानी उसके मामा और उसके चाचा उसके खिलाफ हो गए थे। वो राजगद्दी प्राप्त करना चाहते थे उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के पश्चात, लेकिन बाबर ने उनको पराजित कर दिया। 1494 में ही क्या हुआ कि बाबर के चाचा अहमद मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। कोई रोग हो गया था उसको, और बाबर ने अपने मामा महमूद मिर्ज़ा को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो प्रारंभ में ही उसने 11 साल की कम उम्र में ही उसने 2 महत्वपूर्ण शत्रुओं को पराजित कर दिया। अब जब उसके सामने ये हर्डल्स ख़त्म हो गए, यानी उसके मामा और चाचा का जो विरोध था वो ख़त्म हो गया, तो अब बाबर ने आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वो सोचने लगा। उसकी नज़र थी समरकंद नामक स्थान पर। समरकंद उसके जो पूर्वज थे, यानी तैमूर के साम्राज्य की राजधानी रहा था समरकंद। समरकंद का वैसे बड़ा महत्व था मध्य एशिया में। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मस्जिद, विद्यालय और उपवन, भवन, बहुत ही सुंदर मतलब नगर बसा हुआ था। समरकंद पर वो विजय हासिल करना चाहता था, और क्योंकि पूर्वजों से जुड़ा नगर था इसलिए भी वो उसको हासिल करना चाहता था। इसलिए 1495-96 में उसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो समरकंद को जीतने में सफल नहीं हो सका। 1497 में बाबर ने फिर से जो है समरकंद पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में वो समरकंद को जीत तो गया, लेकिन ज़्यादा समय तक वो अपना प्रभुत्व इस पर कायम नहीं रख सका। बीमार हो गया, बीमारी के कारण उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। और जब वो समरकंद में था तो इस स्थिति का लाभ उठाकर फरगना में जो उसके शत्रु थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और बाबर के स्थान पर जहांगीर मिर्ज़ा को
यानी बाबर का एक भाई था जहांगीर मिर्ज़ा को उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया। तो बाबर के सामने निराशा हाथ लगी जब उसे पता लगा कि उसके हाथ से समरकंद भी चला गया और फरगना भी चला गया। मतलब फरगना तो उसे विरासत में मिला था, लेकिन वो समरकंद को भी जीतना चाहता था। समरकंद को उसने एक बार आक्रमण किया, वो हार गया। दूसरी बार आक्रमण करा, वो जीत गया। लेकिन उसे किसी वजह से समरकंद को छोड़ना पड़ा। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि अमीरों ने तो उसके किसी भाई को राजगद्दी पर बिठा दिया। तो अब उसके पास कुछ भी हाथ नहीं था। 1497 से लेकर 1504 तक बाबर अपने भाग्य की खोज में इधर उधर भटकता रहा। जैसे कि फरिश्ता नामक एक लेखक लिखता है कि तकदीर की गेंद की भांति और शतरंज के शहंशाह की भांति वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता और वैसे ही ठुकराया जाता है जैसे कि समुद्र के किनारे पत्थर को ठुकराया जाता है। कहने का अर्थ है जैसे गेंद होती है, आप उसको फेंक दो, उसका ये नहीं पता कहाँ चली जाए। और ख़ासकर एक और छोटी सी बॉल आती है, क्रेजी बॉल बोलते हैं उसको। वो तो टप्पा खा के इतना ऊंचा उछलती है कि पता ही नहीं चलता वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और अगर आप शतरंज खेलते हो, अगर आपको चेस खेलनी आती हो, तो शायद आपको पता होगा कि जो राजा होता है उसकी चाल एक आगे, एक साइड में, एक पीछे, इस तरह से चलती। अगर कोई इसको काटने के लिए आता है तो वो कभी एक चाल पीछे चला जाता है, कभी एक चाल साइड में चल देता है, कभी आगे चला जाता है। तो शतरंज के राजा की भांति, शहंशाह की भांति और एक गेंद की भांति या समुद्र के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं, लहरें आती हैं, उन पत्थरों को कभी अंदर ले जाती है, कभी एकदम बाहर फेंक देती है। तो इस तरह का उसका जीवन रहा, ठुकराया गया, लेकिन कभी भी उसने अपना हौसला नहीं खोया। 1498 में उसने फरगना को पुनः जीत लिया, लेकिन फिर उसको खो दिया 1500 ईस्वी में। और फिर उसने शैबानी खान को हराकर भी समरकंद पर पुनः अधिकार कर लिया और इसी बीच उसका विवाह भी हो गया था। इसके बाद जो उसने विजय हासिल की वो 1504 में उसने काबुल को जीतकर, जो कि आज अफ़गानिस्तान की राजधानी आप जानते हो, काबुल को जीतकर उसने फिर 1504 में उसने काबुल को जीता और कुछ और क्षेत्रों पर विजय करने के पश्चात उसने 1507 में बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें बाबर के आरंभिक जीवन की, तो उसका आरंभिक जीवन असफल होता नज़र आता है। लेकिन असफल होने के बावजूद इस जीवन ने उसको बहुत कुछ सिखाया। प्रारंभिक जीवन, एक तो उसको मध्य एशिया में जो युद्ध होते थे उनकी नई नई टेक्निक्स के बारे में पता लगा। जैसे उज़्बेक एक ट्राइब थी वहाँ मध्य एशिया की, उससे बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति के बारे में सीखा। ठीक है, वो तुलुगमा युद्ध पद्धति क्या थी कि शत्रु को युद्ध के समय शत्रु को एक और भगाया जाता था और फिर अचानक से सामने से और पीछे से उस पर आक्रमण कर दिया जाता। यानी द एनिमी वॉज म्यूड इनटू वन डायरेक्शन एंड दे वर अटैक्ड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इस पद्धति का लाभ उठाकर उसने उज़्बेक सरदार शैबानी खान को पराजित किया। इसके अलावा उसने छिपकर वार करने की नीति यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी सीखी। उसने घोड़े का प्रयोग भी सीख लिया। घोड़े का प्रयोग युद्ध में किस तरह से करना चाहिए, कैसा मूवमेंट होना चाहिए, मतलब वॉरफेयर टेक्निक्स के बारे में उसने काफ़ी कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात जो उसने सीखी तोप खाने का प्रयोग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था और वो बाबर द्वारा ही किया गया था। और इसी प्रयोग के कारण पानीपत का पहला युद्ध वो जीत पाया था। ठीक है, तो ये बाबर के प्रारंभिक जीवन और उसकी जो असफलताएं या सफलताएं, कुछ भी कह लो, कुछ असफलताएं थी, ज़्यादा थी, सफलताएं कम थी। अब जो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा बाबर की भारत पर विजय के क्या कारण थे या आक्रमण के क्या कारण थे और उसके प्रारंभिक आक्रमण।
थैंक यू।